इस पहाड़ी से उतरते हुए मैं 2-3 कॉटेजेस के करीब से भी गुजरा था। एक कॉटेज के ज़्यादा बिल्कुल पहलू से गुजरा था। इसकी तमाम बत्तियां जल रही थीं और अंदर से मौसीकी और कहकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं पहाड़ी से उतरकर इस बंगले के गेट पर पहुंच गया और कॉल बेल का बटन दबा दिया। तकरीबन 4 मिनट तक मैं बार-बार घंटी बजाता रहा। इस दौरान मैं बार-बार इधर-उधर देखता रहा। रात का आखिरी पहर था और किसी के इस तरफ आने का इम्कान नहीं था, मगर किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मैंने गेट की झुर्री से अंदर झांक कर भी देखा, अंदर कहीं रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने एक बार फिर बेल बजाई और ये सोच लिया कि इस मरतबा कोई जवाब न मिला तो गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ को निकल जाऊंगा। ये सोचकर मैंने ऊपर देखा ही था कि इसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। बंगले की चारदीवारी किसी किले की फसील की तरह बहुत ऊंची थी। गेट भी बहुत ऊंचा था और इसके ऊपर भी तकरीबन 4 फीट ऊंची दीवार बनी हुई थी। गेट और ऊपर की दीवार के दरमियान में हर 4 इंच के फासले पर मोटी मोटी आईनी सलाखें लगी हुई थी। गोया गेट फांदना भी मुमकिन नहीं था। तकरीबन 15 फीट ऊंची दीवार भी चिकनी थी और इस पर चढ़ना भी मुमकिन नहीं था। अंदर की तरफ हल्के कदमों की छाप सुनकर मैं चौंक गया। झुर्री से आंख लगाकर देखा, तारीकी में 2 ह्योले गेट की तरफ आते हुए दिखाई दिए। दोनों ह्योले मजीद करीब पहुंचे तो मैं सीधा हो गया। कौन एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये सुमतरी की आवाज़ थी। मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैंने झुर्री से मुंह लगाकर सरगोशी में जवाब दिया। गुच्छे में चाबियों की आवाज़ सुनाई दी। सुमतरी चाबियों का गुच्छा लेकर आई थी। चंद सेकंड्स बाद गेट का जेली दरवाज़ा खुल गया और मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद भी हो गया। सुमतरी के साथ छमिया भी थी। मुझे देखकर इन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया। अंधेरे में मेरी शक्ल नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि मैं किस हाल में हूँ, लेकिन अंदर आते ही वो दोनों मुझे देखकर उछल पड़ी। एक तो मेरी मूंछें और दाढ़ी गायब थी, मुतज़ाद ये मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ था। नाक और होंठ फूले हुए थे, खून जमा हुआ था। चेहरे पर मार के निशान भी नजर आ रहे थे। चोगा फटा हुआ था, पेशानी पर उभरा हुआ गोमड़ा भी साफ नजर आ रहा था। 10 बजे तक तुम नहीं लौटे तो मुझे गड़बड़ का शुबा हो गया था। छमिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ था? किसी से मुठभेड़ हो गई थी? लगता है तुम्हें अच्छी खासी चोटें लगी हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया। कमबख्तों ने जिस्म का जोड़ जोड़ हिला कर रख दिया है। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल बिस्तर पर फेंक दिया और बायां कंधा सहलाने लगा। बैठो यहाँ बैठो। छमिया ने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरा चोगा दोनों हाथों से पकड़कर उठाती चली गई। चोगे के नीचे सिर्फ चड्डी पहने हुए था। मुझे इस तरह बरहना देखकर इन दोनों में से किसी ने शर्माने या लुजाने की कोशिश नहीं की थी। मेरी हालत देखकर दोनों की आंखों में वहशत सी आई। मेरे पूरे जिस्म पर नील पड़े हुए थे। ये क्या हुआ? छमिया सिसक उठी। लगता है वो कई आदमी थे जिन्होंने तुम्हें बेदर्दी से मारा था। हाँ, वो कमबख्त लखन वाकई कई आदमियों के बराबर था, मैंने कहा। लखन? शमिया हकला कर रह गई। तुम इसके हाथों से बच कैसे गए? वो तो दरिंदा है, इसके हाथ से तो आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच सका। लगता है तुम इनमें से बहुत से लोगों को जानती हो। मैंने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। बहरहाल वो भी इस वक्त मेरी तरह अपनी चोटें सहला रहा होगा। जिंदगी भर याद करेगा कि किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा था। वो छमिया के मुंह से बेख्तियार निकला। फिर वो समतरी की तरफ देखकर बोली, हल्दी और कड़वा तेल हो तो इसे गर्म करके मालिश की जाए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। दोनों चीजें किचन में मौजूद हैं, मैं भी गर्म करके लाती हूँ। सुमतरी ने जवाब दिया और बोली, गुरुजी को इतला दे दी जाए, वो बहुत परेशान हैं। नहीं पंडित को अभी बेआराम मत करो, सुबह इतला दे देना और तेल गर्म करने से पहले मुझे 1 कप चाय बना दो। कमबख्त ने शराब की पूरी बोतल मेरे पेट में उंडेल दी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी, मैंने कहा। सुमतरी कमरे से बाहर चली गई और छमिया मेरे जिस्म पर इन जगहों को सहलाने लगी जहाँ नील नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है ठोकरे और घोंसों से 2-3 जगहों से मेरा गोश्त अंदर से फट गया होगा। छमिया किसी ऐसी जगह पर हाथ रखती तो मैं तकलीफ से करा उठता। छमिया न सिर्फ मेरी इस हालत से परेशान हो रही थी, बल्कि इन लोगों को कोस भी रही थी जिन्होंने मेरी ये दुर्गत बनाई थी। लखन को तो वो मुंह भर भर कर गालियां दे रही थी। सुमतरी बगैर दूध के चाय बनाकर लाई थी, इसमें हल्की सी खटास भी थी। गालबन इसने थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी। सुमतरी ने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। मुझे इस वक्त वाकई किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी। चंद घूंट पीने के बाद ही मेरे पेट की बेचैनी कम होने लगी। मुझे चाय देकर सुमतरी दोबारा किचन में चली गई और चंद मिनट बाद वो हल्दी मिला करवा तेल लेकर आ गई। इस वक्त तक मैं चाय पी चुका था। छमिया ने मुझे बिस्तर पर औंधा लिटा दिया और चोटों पर मालिश करने लगी। मैं होले होले कराहता रहा। गर्म तेल की मालिश से मुझे बड़ा सुकून भी मिल रहा था। सुमतरी कमरे से जा चुकी थी।
छमिया देर तक मेरे जिस्म पर मालिश करती रही, साथ ही वो बिड़बिड़ाती हुई जा रही थी। एक तो मैं रात भर का जागा हुआ था और दूसरा छमिया के नरम गुदाज हाथों के लमस। एक अजीब सी कैफियत ने मुझे अपने लपेट में ले लिया। गनूदगी सी तारी होने लगी और पपोटे भारी होकर जमते चले गए और फिर सही पता नहीं मैं कब सो गया। आँख खुली तो मेरे जिस्म पर मुलायम रेशों वाला कंबल पड़ा हुआ था। मैंने गर्दन घुमा कर इधर उधर देखा। खिड़कियों पर अगरचे पर्दे पड़े हुए थे, मगर बाहर से इन पर पड़ने वाली रोशनी से अंदर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दिन अच्छा खासा चढ़ गया था। इसके कुछ ही देर बाद छमिया कमरे में आई तो इसने दिलचस्प इंकशाफ किया कि दूसरे के 2 बज रहे हैं। पंडित भैरू सुबह से अब तक 2 मरतबा तुम्हें देखने के लिए आ चुका है। छमिया ने बेड के करीब आते हुए कहा, बाहर की क्या सूरत हाल है, कुछ पता चला? मैंने पूछा। बहुत खौफनाक, छमिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर पहले जब पंडित भैरू तुम्हें देखने के लिए आया था तो इसने बताया था कि नागराज वाकई पागल हो गया है। शहर की कोई जगह महफूज नहीं, इसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। हर मुश्तबा राकीर को रोककर बाज़पुरस की जाती है। होटलों में क़याम पजीर लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। इसके आदमी ज़बरदस्ती कमरों में घुस जाते हैं। एहतजाज करने पर उन्होंने कई लोगों को ज़द्दोकोब भी किया है। होटलों के मालिकों का एक वफद ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। वो भी नागराज के सामने बेबस है। शायद तुम नाकी झील के करीब किसी कॉटेज में इनकी कैद से भागे थे। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। रात के आखिरी पहर नागराज के आदमियों ने इस इलाके में वाक़ दर्जनों कॉटेज की तलाशी ली थी। वहाँ भी एहतजाज और मुज़ाहमत करने पर उन्होंने कई लोगों को ज़द्दोकोब किया था। और दिलचस्प खबर यह है कि नागराज ने उन 4 आदमियों को लाइन में खड़े करके गोलियों से भून डाला जो कॉटेज में तुम्हारी निगरानी पर मामूर किए गए थे। 5वें को शायद तुमने गोली मारकर हलाक कर दिया था। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। पिस्तौल बेला के हाथ में था। मैंने इसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो गोली चल गई और सूरज इसकी जद में आ गया। क्या लखन को भी मार दिया गया? हाँ, सबसे पहले इस पर गोलियां बरसाई गई थी, छमिया ने जवाब दिया। इसके जिस्म पर कई जगहों से उधड़ी हुई खाल देखकर नागराज अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका था। इसने लखन जैसे दर्जनों आदमी पाल रखे थे जिन पर वो लाखों रुपए खर्च करता था, और लखन का तुम्हारे हाथों इस तरह पिट जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। और बेला, मैंने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। वो नागराज की चहेती है, इसे कुछ नहीं हुआ, छमिया ने जवाब दिया। ये सारी बातें तुम्हें पंडित भैरू ने बताई हैं, इसे ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा। भैरू और नागराज में पुरानी सिल चल रही है, छमिया ने जवाब दिया। इन पंडितों और पुजारियों में मंदिरों की मलकियत पर झगड़े चलते रहते हैं। मंदिरों के पुजारी पुरस्कार तौर पर हलाक भी होते रहते हैं। एक दूसरे के खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें चलती रहती हैं। बहुत अरसा पहले नागराज ने इस मंदिर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त बाज बड़े लोगों की मुदाखलत की वजह से कामयाब नहीं हो सका। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, पहली मरतबा नागराज के आदमियों से भाग कर जब तुम यहाँ आए थे तो नागराज के आदमी भी तुम्हारा पीछा करते हुए मंदिर में दाखिल हो गए थे। इनका ख्याल था कि इस मंदिर के पुजारियों ने तुम्हें कहीं छुपा दिया है। 2 पुजारियों पर इतना तशद्दुद किया गया कि एक तो मौके पर ही हलाक हो गया और दूसरा अभी तक अस्पताल में पड़ा है। इसकी एक टांग की हड्डी और 2 पसलियां टूट गई थी। पंडित भैरू खुद पुलिस कमिश्नर से मिला था, लेकिन नागराज या इसके आदमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त से भैरू नागराज से कुछ और खारकाई बैठा है। वह हर कीमत पर इसे शिकस्त देना चाहता है और खुद तो सामने नहीं आता, इसलिए इसने तुम्हें पनाह दी है। इसके आदमी ही थोड़ी देर बाद इसे कोई ना कोई खबर पहुंचाते रहते हैं और भैरा के ख्याल में नागराज के जासूस भी इस मंदिर में मौजूद हैं, इसलिए वो कुछ मुख्तात रहना चाहता है। इसका मतलब है कि किसी वक्त ये जगह भी नागराज के आदमियों की नज़रों में आ सकती है। मैंने कहा। नहीं, छमिया बोली। भैरू के सिर्फ 3-4 आदमी ही मंदिर के नीचे सुरंगों से वाकिफ हैं और भैरू के कहने के मुताबिक वो जान तो दे सकता है मगर जुबान नहीं खोलेगा। और ये बंगले तो वैसे भी बिल्कुल अलग थलग लगते हैं। इसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, बाहर से देखा नहीं जा सकता और किसी किस्म का शुबा भी नहीं हो सकता। भैरू के ख्याल में ये हमारे लिए बेहतरीन और महफूज जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, अब तुम मुँह हाथ धो लो, खाना तैयार हो चुका है। तुम्हारे इंतज़ार में मैंने और सुमत्री ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने उठने की कोशिश की तो बेहद करा उठा, जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। छमिया ने मुझे सहारा देकर उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक ले गई। बाथरूम में सबसे पहले मैंने आईने में अपनी सूरत देखी और चौंका। हकीकत यह है कि पहली नज़र में मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सका था। दोनों होंठ सूजे हुए थे और नाक समोसा बनकर रह गई थी। दायां रुखसार भी सूजा हुआ था।
बाएं रुखसार पर भी नील था, पेशानी पर खासा बड़ा गोमड़ा था। जिस्म के दूसरे हिस्से भी कुछ ऐसा ही अफसोसनाक मंजर पेश कर रहे थे। अपनी ये हालत देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि अब मुझे कई रोज़ तक बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सकेगा। बाथरूम से बाहर निकला तो छमिया मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। मैं फिर अपने बिस्तर पर बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया, कमर के पीछे तकिया रख लिया। छमिया खाना वहीं ले आई थी। पीतल का एक थाल मेरे सामने रख दिया गया। पीतल की कटोरियों में 2 तरह के सालन थे, एक में सब्जी और दूसरे में मुर्गी का सालन। हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते, मगर मुर्गी और मछली वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं। दूसरी कटोरी छमिया और सुमत्री ने अपने बीच में रख ली। हमारे यहाँ आने के बाद बंगले के किचन में हर चीज़ स्टोर कर दी गई थी। समरा को मुस्तकिल तौर पर हमारी सेवा के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था और खाना वही पकाती थी और हर तरह से हमारा ख्याल रखे हुए थी। लेकिन इसने अब तक मेरी ऐसी कोई खिदमत नहीं की थी जिसे मैं यहाँ से जाने के बाद भी याद रख सकता। शायद छमिया की वजह से ऐसी खिदमत का मौका नहीं मिल सका था। ऐसी सेवा का मौका तो मुझे अभी तक छमिया ने भी नहीं दिया था, हालांकि वो कई रोज़ से मेरे साथ रह रही थी। मैं तकरीबन 12 दिन तक इस बंगले में रहा। हल्दी तेल की रेगुलर मालिश से मेरी चोटें ठीक हो गई और अब मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी। पंडित भैरव सिंह से अब 24 घंटों में सिर्फ एक बार मुलाकात होती थी। इसके मंदिर में नागराज के जासूस मौजूद थे, कोई यात्री के भेष में और कोई पुजारी के भेष में। इसलिए भैरव खासा मोहतात हो गया था। वो रात 11 बजे के करीब आता और तकरीबन घंटा भर बैठकर वापस चला जाता। इससे मुझे सारी मालूमात हासिल हो रही थी। नागराज के आदमी अब भी मेरी तलाश में थे। मैं अब बाहर निकलना चाहता था। बहुत आराम हो चुका, मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया था। दरअसल मेरी फितरत ऐसी नहीं थी कि मैं किसी जगह टिक कर बैठा रहता। मैं तो मुतहर्रिक रहना चाहता था और फिर उस रोज़ मैंने बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया। मेरे सर के बाल खासे लंबे हो गए थे, जिन्हें मैंने चुटिया की सूरत में बांध लिया। शेव बना लिया, लेकिन मूंछें रहने दी। अलबत्ता ठोड़ी पर दाएं तरफ एक तिल सा बना लिया। बाएं कान में एक अदद बिंदा भी पहन लिया। इसके लिए मुझे कान छेदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुमत्री के पास क्लिप वाले ऐसे बिंदे मौजूद थे जिन्हें कान की लो पर चिपकाया जाता और देखने वालों को पता भी नहीं चलता कि ये क्लिप वाला बंदा है या कान छेदा हुआ है। मेरे बाएं बाजू पर गोली के जख्म का निशान मौजूद था। इसे छुपाने के लिए मैंने पूरे आस्तीन वाली कमीज पहन ली थी और बेला से छीना हुआ पिस्तौल भी पैंट की जेब में रख लिया था। मेरी जेब में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। इस सुलिये में मंदिर की तरफ से निकलना हमाकत थी, इसलिए मैंने बंगले के गेट वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। बाहर जाने से पहले मैंने छमिया को बता दिया था कि अगर रात को वापस ना आ सकूं तो परेशान ना हो। गेट से बाहर निकलते ही मैंने आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा लिया था। जिस वक्त मैं गेट से निकला इस वक्त शाम के 6:30 बजे थे। कुछ ही देर में सूरज गुरूब हो जाता, लेकिन मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे हुलिये में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई थी और मैं मुतमईन था, क्योंकि अब भी सिर्फ बेला ही एक ही हस्ती थी जो मुझे पहचान सकती थी। उस रात कॉटेज में मेरी दाढ़ी मोड़ कर जिन लोगों ने मेरा असली चेहरा देखा था, इन्हें नागराज ने मरवा दिया था। कोई मुझे शनाख्त करने वाला नहीं था और बेला से फौरी तौर पर आमना सामना होने की तवक्का नहीं थी। पंडित भैरू ने मुझे चंद ऐसे ठिकाने बता दिए थे जहाँ नागराज के बाज़ खास आदमियों से मुठभेड़ हो सकती थी। भैरू ने जो अड्डे बताए थे, इनमें दुर्योधन के मरीना क्लब का नाम भी शामिल था। दुर्योधन के बारे में पंडित भैरू ने जो बातें बताई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। कई साल पहले वो पुलिस में हवालदार था। इंस्पेक्टर श्याम लाल जयपुर से यहाँ आया तो इसने जराइम पेशा लोगों की सरकोबी के लिए जो टीम बनाई थी, इसमें हवालदार दुर्योधन भी शामिल था। वो श्याम लाल के सबसे ज्यादा करीब था। इसके हाथों नागराज के 2 आदमी भी मारे गए थे। इंस्पेक्टर श्याम लाल की सिफारिश पर इसे सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। इंस्पेक्टर श्याम लाल ने जब नागराज को गिरफ्तार किया तो दुर्योधन भी इस टीम में शामिल था। आम लोगों की नजरों में इंस्पेक्टर श्याम लाल ने नागराज को सलाखों के पीछे बंद करके एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। आम तासुर ये था कि अब नागराज नहीं बच सकेगा। इसका मुकदमा अदालत में पेश होगा तो इसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। लेकिन उसी रात बाजी पलट गई। चीफ मिनिस्टर रात ही को जयपुर से यहाँ पहुँच गया। नागराज आज़ाद हो गया और इंस्पेक्टर श्याम लाल को पुलिस की मुलाजमत से निकाल दिया गया। वो अपने तौर पर नागराज के खिलाफ काम करता रहा, मगर एक रोज़ इसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई मिली। दूसरी तरफ दुर्योधन बहुत ही कमीना और घटिया इंसान साबित हुआ। इंस्पेक्टर श्याम लाल की मुअत्तली के बाद इसने कई मरतबा श्याम लाल को धमकियाँ दी थी कि वो नागराज के खिलाफ अपनी सरगर्मियां बंद कर दी और फिर कुछ ही अरसे बाद दुर्योधन पुलिस की मुलाजमत छोड़कर नागराज के चक्कर में शामिल हो गया। इसका क्लब नागराज ही की मेहरबानियों का नतीजा है। इसे नागराज का बहुत करीबी आदमी समझा जाता है। मुझे अलका अग्निहोत्री की बात याद आ गई। इसने दुर्योधन के बारे में कुछ और बताया था। हो सकता है वो खुफिया तौर पर अलका से मिला हुआ हो। इसका यकीन इस तरह भी आता है कि जब मैं अलका के आश्रम में छुपा हुआ था तो दुर्योधन ने कम से कम 2 मरतबा अलका को नागराज के आदमियों के छापे
के बारे में इत्तला दी थी। बहरहाल मुझे ये मालूम करना था कि दुर्योधन की असलियत क्या है। क्या वो वाकई अलका से मुखलिस था या इसे धोखे में रखकर इस पर कोई कार्रवाई करना चाहता था। तकरीबन 1 मील का फासला तय करके मैं पक्की सड़क पर पहुंच गया। इस वक्त सड़क पर बड़ी रौनक थी, दोनों तरफ ट्रैफिक भी रवां था और मंदिर की तरफ पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं सड़क पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। 2 मिनट बाद मंदिर की तरफ से आने वाला एक ऑटो मेरे करीब रुक गया। कहाँ जावत हो भाया? ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पीछे सीट पर साड़ी में मलबूस एक औरत बैठी थी। अगरचे शाम का धुंधलका था मगर इस औरत का चेहरा वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। वो हसीन नहीं थी तो गई गुजरी भी नहीं थी, कहा जा सकता था कबूल सूरत नारी की फिक्र मत करो भाया। ऑटो ड्राइवर ने मेरी उलझन को ताड़ते हुए कहा, ये रास्ते में उतर जावे कि तुम बैठ जाओ। फिर वो मेरे पीछे गर्दन घुमाकर बोला, नुक्कर में लग हुक्म को बैठन दे। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। अकेले घूमते फिरते किसी की नज़रों में आ सकता था, अगर साथ कोई औरत होगी तो ज़्यादा शुबा नहीं होगा। मैं ऑटो में बैठ गया। वो औरत सिरक कर कोने में हो गई। मैंने ड्राइवर को बस स्टैंड की तरफ चलने का कह दिया। ऑटो खासा पुराना था, इसकी रफ्तार अगरचे ज़्यादा तेज़ नहीं थी लेकिन वो मेंढक की तरह फुदक रहा था। झटके लगने से वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ सिरकती गई। मैं पहले ही समझ गया था कि वो कोई शिकारी औरत थी और रिक्शा वाला इसका साथी था। कोई शरीफ औरत होती तो गैर मर्द को अपने साथ बिठाने पर किसी सूरत में तैयार न होती। मैंने एक हाथ पीछे कर लिया और फिर ऑटो को एक और झटका लगने से मेरा हाथ इसकी कमर पर आ गया। इसने कोई एहतजाज नहीं किया। दूसरे झटके से मेरा हाथ इसकी कमर के गिर्द हमायल हो चुका था। मैंने आहिस्ता से इसे अपनी तरफ दबा दिया। वो सिरक कर मेरे साथ जुड़ गई। ऑटो ड्राइवर सामने लगे हुए आईने से देख रहा था। इसने ऑटो को एक और सड़क पर मोड़ दिया। मैं इस शहर की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था और मैं जानता था कि जिस तरफ ऑटो मुड़ा था वो सड़क बस स्टैंड की तरफ नहीं जा रही थी। मुमकिन है ड्राइवर अपना किराया बढ़ाने के चक्कर में हो। अब कहाँ चलूँ भाया? ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर पूछा। बस स्टैंड, मैंने जवाब दिया। अगली सड़क पर रिक्शा फिर बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। बस स्टैंड खासा बरौनक इलाका था। यहाँ चंद बड़े होटलों के अलावा दरमियाने दर्जे के रिहायशी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेज भी थे। इंडियन टूरिज्म का दफ्तर और गेस्ट हाउस भी इस इलाके में था। मैंने एक जगह रिक्शा रुकवा लिया। मेरे साथ ही वो औरत भी उतर आई। मैंने जेब से 10 का नोट निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। इसकी बातचीत खुल गई क्योंकि यहाँ तक का किराया 5 रुपए से ज़्यादा नहीं बनता था। इसका ख्याल रखना। वो नोट जेब में रखते हुए बोला, स्वाद लेना है तो हाथ ज़रा होला रखी। रिक्शा आगे निकल गया। ये शॉपिंग एरिया था। दुकानों की रोशनियाँ जगमगा उठी। मैंने पहली मरतबा इस औरत की तरफ देखा। शक्ल सूरत तो वाजबी सी थी मगर जिस्म की उठान बड़ी गजब थी। इसने हल्के पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और इससे मैच करता हुआ ब्लाउज इस कदर टाइट था कि जिस्म फटा जा रहा था। मेरे ख्याल में इसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। वो बहरहाल वक्त गुजारने के लिए नहीं थी। वहीं खड़े खड़े चंद बातें हुई। इसकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अपनी फ़ीस मांगना चाहती है। मैंने 100 का नोट निकाल कर इसके हाथ में थमा दिया। इसने साड़ी के बल में से एक छोटा सा परस निकाला, नोट तय करके इसमें रखा और परस दोबारा पल्लू में साड़ी के बल के अंदर ठोंस लिया और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगी। इसका नाम रजनी था। अपनी फ़ीस वसूल कर लेने के बाद अब वो मेरे साथ कहीं भी जाने को तैयार थी। हम दोनों टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चलते रहे। शाम का वक्त था, बड़ी रौनक थी। मैं सम्राट इंटरनेशनल होटल के करीब से गुजरता हुआ एक और सड़क पर मुड़ गया। यहाँ चंद अच्छे रेस्टोरेंट भी थे और 3rd क्लास किस्म के भी। मैं रजनी को लेकर एक दरमियानी दर्जे के रेस्टोरेंट में घुस गया। यहाँ हाल में मेज़ें भी लगी हुई थी और प्राइवेट कैबिन भी थे। यहाँ चाय और खाना भी मिलता था और शराब भी। यहाँ जिस किस्म के लोग बैठे हुए थे इन्हें देखकर किसी भी वक्त किसी हंगामे की पेशगोई की जा सकती थी। इस रेस्टोरेंट के ग्राहकों में कुछ औरतें भी शामिल थीं और वो भी रजनी की कबील ही की थी। मैं रजनी को लेकर एक कैबिन में बैठ गया। चंद मिनट बाद ही मैले से लिबास में एक लड़का कैबिन के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो वेटर था। क्या मांगते हो हुक्म? इसने मेरी तरफ देखा और फिर रजनी की तरफ देखने लगा। चाय बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया। चंद मिनट बाद इस लड़के ने 2 कप हमारे सामने रख दिए। इसके जाते ही मैंने पर्दा दरवाजे के सामने खींच दिया और चाय का कप उठा लिया। पहली चुस्की लेते ही मैंने कप मेज़ पर रख दिया। बहुत बदजायका चाय थी। रजनी ने अपना कप खाली करके ही मेज़ पर रखा था। कैबिन में कुर्सियों की बजाय फोम के कुशन वाले बेंच थे। रजनी मेरे बिल्कुल साथ मिलकर बैठी हुई थी। मैंने इसकी कमर पर हाथ रखा तो वो मेरे साथ कुछ और जुड़ गई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर झुकती चली गई। मेरे अंदर का तवाज़न बिगड़ने लगा। इसके गुदाज बदन का लमस मेरे जिस्म में सरसराहट सी पैदा करने लगा। मैंने इसे कुछ और अपनी तरफ खींच लिया और फिर ठीक इसी लम्हे वो लड़का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं एकदम संभल गया। रजनी भी सीधी होकर बैठ गई। लड़के ने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए खीसे निकाल दी।
इसकी उम्र 11-12 साल के करीब थी, लेकिन इसका अंदाज़ा बता रहा था कि ऐसे मामलात से बखूबी वाकिफ़ है। मैंने जल्दी से जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुछ नहीं देखा हुक्म वो नोट लेकर जेब में डालते हुए बोला, अपना मुँह भी बंद रखूँगा। तुम्हें ये पैसे मुंह बंद रखने के लिए नहीं, मुंह खोलने के लिए दिए गए हैं। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। मैं समझा नहीं हुक्म। लड़के ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या दूसरे लोगों को भी बता दूं कि यहाँ क्या सीन पार्ट हो रहा है? लाइन लग जाएगी यहाँ हुक्म। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम शोर मचा दो। मैंने कहा, 5 का नोट तुम्हें ये मालूम करने के लिए दिया गया है कि आत्मा राम कहाँ मिलेगा। आत्मा राम का नाम सुनते ही लड़के के चेहरे के तासुरात बदल गए, आंखों में अजीब सा खौफ उभर आया। इसने जेब से 5 का नोट निकाल कर मेज़ पर रख दिया और कप उठाते हुए बोला, अपनी दी हुई बख्शिश उठाओ और यहाँ से चले जाओ हुक्म। इसने एक बार फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो आत्मा राम के बारे में कभी ना पूछते। जाओ हुक्म, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। अगर आत्मा राम के कानों में भनक भी पड़ गई कि कोई अजनबी इसके बारे में पूछ रहा है तो तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।